नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाइलाइट्स की अगर बात करें तो एक तो हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की मीटिंग से संबंधित। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा जम्मू कश्मीर को जितना सेंट्रल स्कीम्स के बेसिस पे फंड मिलना चाहिए था 2021-22 में, उसके कंपैरिजन में 10% तक भी फंड्स अलोकेट नहीं किए जा पाए हैं, जानेंगे इस मुद्दे को भी। तीसरा जो न्यूज़ रहेगी वो ये कि कोविड डिस्ट्रेस है वो अभी भी ख़त्म नहीं होने में आ रहा है, क्योंकि नरेगा जो स्कीम है उसमें अभी भी आप मान के चलो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ ने जॉब की डिमांड कर रखी है। ठीक है, और ये लगातार 2 करोड़ का जो लेवल है ना पिछले 10 महीनों में बना हुआ है। इस मुद्दे को भी जानेंगे। इसके अलावा ये जो कोविड की वजह से ग्लासगो समिट COP26 जो डिले हुआ है उसको लेकर के ये आर्टिकल है। वैसे इस मुद्दे को हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बाकी मुद्दा जो है वो हम पहले देख चुके हैं। इसके अलावा फिर लास्ट में एक न्यूज़ हम ये वाली देखेंगे, JKLU लॉरियट अवार्ड जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य जी को दिया गया है। इसके बारे में इसके आगे G20 समिट में हमारी तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो देखेंगे। और इसके आगे हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पेज पे एक बार नज़र डालेंगे, जिसमें G20 वाली जो न्यूज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ देखेंगे वो ये कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलेट्स को मिड डे मील में अब जल्दी से और ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाहती है कि मिड डे मील स्कीम जो है उसमें मिलेट्स, मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं न्यूट्री सीरियल्स भी बोलने लग गए हैं, तो उनको प्रमोट करने की सरकार की पूरी कोशिशें कंटिन्यू है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे एक तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको देखेंगे और बाकी एक बार जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पोर्शन है उसके ऊपर नज़र डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। आज वो पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल है उसमें इतनी ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं जो हमें पूरी देखने की ज़रूरत हो, कारण कि वो सिचुएशन इतनी सी है मेन कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद में जब से जम्मू कश्मीर स्टेट को स्टेटहुडशिप विड्रॉ करने के बाद में 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था, तो उसके बाद से अभी तक सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है। ना तो इसको हम विक्ट्री कहेंगे और ना वहाँ पर बोले जस्टिस दे पाए हैं अभी तक। जिन चीज़ों को लेकर के भी हमने जो टारगेट्स लिए थे ना कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बार प्रॉपर डिवीज़न हो जाएगा तो लद्दाख के लोग भी अच्छे से रहेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, वो सारी चीज़ें तो वो भी नहीं हो पा रहा है और ना वहाँ के लोग इन चीज़ों से संतुष्ट हैं। वो सारी चीज़ें बताई जा रही है और उसके अंदर ग्राउंड जीरो रियलिटीज़ हैं। अभी जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह उनकी विजिट जो हुई थी उसमें फिर बता रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन थी, कितने कहाँ पर वो विजिट भी कहाँ करने गए, वो सारी चीज़ें इतनी काम की है नहीं, तो इसलिए इस आर्टिकल को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई न्यूज़ है उनमें हम नज़र डालते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वेटिकन सिटी में जाकर के पोप फ्रांसिस से मीटिंग की है और उनको इंडिया के विजिट के लिए इनवाइट भी किया है। तो पोप फ्रांसिस ने अपनी तरफ से इस चीज़ को लेकर के बहुत खुशी जाहिर की है कि मैं सोच ही रहा था इंडिया के विजिट के लिए और आपने यूँ मानो कि मेरी एक कहते हैं ना इच्छा सुन ली। खैर इतनी सी बात थी वो तो, है ना। वेटिकन सिटी जो है वो वैसे अगर जोग्राफिकली देखोगे ना आप तो लोकेटेड है इटली में। ठीक है, और वैसे सोवरन कंट्री है, कैथोलिक चर्च वहाँ पर मेन आप कह सकते हो लीड करते हैं और वहाँ के ये हेड है। ठीक है, पोप फ्रांसिस करंटली। इनके बारे में हमने कल एक्सप्लेन पेज पूरा देख लिया था, तो ज़्यादा कुछ जानने की अब ज़रूरत है नहीं। देखो नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर को जितने फंड्स की एलोकेशन होनी चाहिए थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, उसमें अभी तक 10% से भी कम एलोकेशन हो पाया है। तो ऐसे में अभी तक का जो डेटा है वो कुछ ऐसा है कि एलोकेशन तो कुछ ऐसा था कि 18,527 करोड़ रुपए आने थे जम्मू एंड कश्मीर के हाथ में 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, और वो भी किसके लिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो 2 तरीके की स्कीम्स होती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब हो गया 100% फंडिंग और सारा मैनेजमेंट सब कुछ देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ा पोर्शन जो है वो फंडिंग के तौर पे दिया जाता है, बाकी काम में आती है एक स्टेट की जो मशीनरी है वो। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के बताया जा रहा है कि 2021-22 के लगभग, अब आप देख सकते हो अक्टूबर महीना चल रहा है,
तो वैसे शुरुआत हो जाती है तो लगभग 7 महीने हो चुके हैं, है ना। फाइनेंशियल ईयर हमें पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे यहाँ पर चलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, ठीक है। तो ऐसे में अभी 7 महीने गुजर चुके हैं, पर अभी तक जो फंडिंग अलोकेशन जो की गई थी उसके कंपैरिजन में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केवल 1809 करोड़ रुपए तक पहुंचे। दैट मीन्स कि 10% से भी कम अभी तक फंडिंग ट्रांसफर हो पाई है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मिशंस हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, या रिलीफ या रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, पावर डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है, पर वही चीज़ है कि अभी तक भी प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की जो बातें हैं उन्हीं पर हम हाईलाइट कर रहे हैं फिर से कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद में भी अभी तक फंड्स की एलोकेशन बहुत ज़्यादा ढीली हो रही है। इसके आगे अगर देखें, नेक्स्ट एक अपडेट है कि विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को सपोर्ट किया है, मतलब एक तरीके से उनको डिफेंड किया है कि कहीं पर भी आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब आप रिलीजन को लेकर के उन पर अटैक करो तो पैथेटिक है, बहुत ही घटिया चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, हमने देखा था एडिटोरियल में एडिटर जो हैं उन्होंने बोला भी था कि विराट कोहली ने अपनी तरफ से डिफेंड नहीं किया जबकि वो एक लीडर थे। तो देखो बीसीसीआई ने तो पहले ही कंडेम कर दिया था इस चीज़ को कि भाई इस तरीके से आप स्टेटमेंट देते हो, एक खिलाड़ी ये नहीं देखता है कि कहाँ पर कौन से रिलीजन के कौन से सामने ऑपोजिशन पार्टी है, वो फालतू की चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर आ जाता है कि स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने शो की कि नहीं, वो एक ज़रूरी चीज़ थी, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट न्यूज़ है, कोविड डिस्ट्रेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MNREGS, जिसको एम नरेगा भी बोल देते हैं, एन नरेग्स भी बोल सकते हैं, फुल फॉर्म आपको मैंने बताई दी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें जो जॉब्स की डिमांड है वो पिछले 10 महीनों से लगातार 2 करोड़ के ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब अभी भी कोविड की वजह से जो क्राइसिस आए थे, जॉब्स जिनकी हाथों से गई थी वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2019-20 20-21 21-22 का डेटा को कंपेयर किया गया है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस कंटिन्यू है। ये देखो 2 करोड़ यहाँ पर, 2 करोड़ यहाँ पर, 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर, 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर। अब नरेगा में आपको पता है कि रोजगार लेने के लिए कौन जाते हैं, जिनके पास में रोजगार की व्यवस्था दूसरे कहीं और तरीके से नहीं हो रही है। तो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये बेसिकली, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि अभी भी रोजगार या फिर हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी प्रॉपर ट्रैक पे नहीं आई है, यहाँ से ये क्लियर होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो MNREGS स्कीम है ना, इस स्कीम के अगर नोट्स आपने बना रखे हैं तो रिवाइज कर लो, नहीं बना रखे हैं तो इसको एक बार पूरा डिटेल में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल करके ज़रूर पढ़ना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक ये राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ है, एक ही न्यूज़ है इसलिए मैं बीच में ले रहा हूँ इसको, फिर जिससे कि अपन कंटिन्यू करते रहें। देखो 7th JKLU दैट मीन्स JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का जो लॉरियट अवार्ड है वो देखो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि SBI की चेयरमैन रह चुकी है पहले, उनको दिया गया है। एक चीज़, दूसरा ये वजह क्या है कि इसकी वजह से जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने गवर्नेंस में और मैनेजमेंट, किसमें, बैंकिंग गवर्नेंस और बैंकिंग मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल वर्क किया है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी ने अपना ये जो JKLU लॉरियट अवार्ड है वो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो G20 समिट से लेकर के बातचीत है, तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि 2022 से अगर देखा जाए ना तो 2022 में हम 5 बिलियन कोविड वैक्सीन्स हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं, जिससे कि 2022 एंड तक, ठीक है, जिससे कि जो गरीब देश हैं जिनको की ज़रूरत है वैक्सीन्स की, उनकी सहायता की जा सके, ठीक है। इसके अलावा G20 ग्रुप के बारे में आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और 15% मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स के बारे में हमने कल बात की ही थी कि
15% जो टैक्सेशन का फिक्स कर दिया जाएगा ना इंटरनेशनली, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी कंपनी जहाँ पर लोकेटेड है ना, उस लोकेशन वाले कंट्री को फ़ायदा मिल पाएगा। नहीं तो अभी आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कमाती तो किसी देश एक से हैं और वो पैसा ले जाकर के किसी दूसरे कम टैक्स वाले देश में ले जाकर के और वहाँ पर दिखा देती हैं। तो ऐसे में नुकसान हो जाता है इंडिया जैसे कंट्रीज़ को। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन ईयर है वो 2023 फिक्स किया गया। इसके बारे में हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे इकोनॉमी पेज पे। दूसरा, WHO का जो कोवैक्स प्रोग्राम है उसमें अभी भी हमारा जो इंडिजीनस प्रोडक्ट है दैट इज कोवैक्सीन, उसको देखो अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, पेंडिंग है। उससे संबंधित अभी बातचीत होने वाली है फिर से, ठीक है ना। ये क्या है कि फिर इंडिया अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा करके और कुछ ना कुछ फ़ायदे पहुंचा सके जो भी गरीब देश हैं उनको, क्योंकि WHO जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक ये हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें थी वो देख ली है हमने इस पेज पे। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज में G20 समिट को लेकर के ही फिर से आर्टिकल है। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर नोट डाउन कर लो, इस G20 समिट की जो थीम है ना, वो थी पीपल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी। ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लग गए हैं, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख ही लो। और G20 समिट आपको बताया ये अभी 16th राउंड की थी, ये रोम में हुई है। और इसका अभी प्रेसिडेंट कौन है G20 का आपको पता है, इटली, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देने के लिए कमिटमेंट्स शो किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस तरीके से, रोड पे लेट गए, जाने नहीं देंगे, वो सारी चीज़ें, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस अभी तक भी हैंडल नहीं हो पा रहा है। इधर जो बाइडेन ने ये कहा है कि जो न्यूक्लियर डील ईरान और US मतलब P5+1 एंड ईरान, इनके बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, जिसको 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से USA को विड्रॉ कर लिया था, बोलो उसको हम रिज्यूम करेंगे, फिर से बातचीत उस पर की जाएगी। और उस न्यूक्लियर डील का नाम था जैकपोवा, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर से बातचीत होने वाली है, देखते हैं आगे क्या होगा वैसे। और इसके अलावा तालिबान को थोड़ा और अप्रूवल दे दिया है पाकिस्तान ने कि हाँ, अपने एनवॉय को, दैट मीन्स तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी भी इंडिविजुअल को अब अपॉइंट किया जा पाएगा अब पाकिस्तान में, ठीक है, एम्बेसडर के तौर पे। और तो बाकी देखो यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जिसको हमें डिटेल में देखना हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सजेस्ट कर रही है स्टेट्स को कि जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज जिसको न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है, उसको अब मिड डे मील स्कीम में अब जल्दी से जल्दी और हायर लेवल पर ले जाना है। तो ये अपने आप में माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, ठीक है, ये दोनों जो प्रॉब्लम है बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और अगर इनकी कमी रहती है, माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड बच्चे हैं या फिर एनीमिक बच्चे हैं, तो वो फिर लॉन्ग टर्म में अपनी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं कर पाते और फिर वो मेंटल ग्रोथ भी प्रॉपर उनकी नहीं हो पाती। तो इस केस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा मिलेट्स को प्रॉपरली, मिड डे मील स्कीम, जिसको अभी हम बोलते हैं प्रधानमंत्री पोषण अभियान या पोषण स्कीम। तो मिलेट्स में मेनली फोकस किया जाएगा, जिसको हम न्यूट्री सीरियल भी बोल रहे हैं, ज्वार, बाजरा और रागी पे, जो कि रिच होते हैं मिनरल्स में और साथ में जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स होते हैं उनमें भी। और इसके अलावा प्रोटीन कंटेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये सारी चीज़ें इनमें अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवल और उनके अलावा उनके अलावा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल, उन्होंने मिलेट्स के कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए लेटर भी लिखा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना क्यों जोर दिया जा रहा है, उसके पीछे देखो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, कुछ रिपोर्ट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके के इनिशिएटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th की जो डेटा रिलीज हुआ, तो उसमें पता पड़ा कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर इंडिया में 5 साल से कम उम्र के हैं, तो उनमें से 38% तो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब हो गया कि उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, दैट मीन्स क्रॉनिक माल नरिशमेंट के शिकार है वो, कि बहुत लंबे समय से अच्छा खाना उनको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें 59% बच्चे हैं वो एनीमिक है, उनमें आयरन कंटेंट की कमी है ब्लड में। तो इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनीमिया और माल नरिशमेंट अगर कम नहीं होगा तो फिर ये बच्चे आगे प्रॉब्लम का सामना करते हैं।
ठीक है, पहले फिजिकल चैलेंज फिर मेंटल चैलेंज भी आना इनके सामने शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर के अपनी तरफ से कोशिशें की जा रही है। नीति आयोग ने भी देखो इस चीज़ को एडवोकेट किया था कि मिलेट्स को जो है मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम्स में हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेन फोकस रहता है मिड डे मील स्कीम में वो है राइस एंड व्हीट्स पे, जो कि एक मोनोटोनस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड मैनर में अगर फूड इंटेक मिलेगा बच्चों को तो फायदा होता है इससे। इसके अलावा कर्नाटका के और अच्छे से एक रिसर्च भी की गई थी कर्नाटका के 4 स्कूल्स में और वहां पर अच्छा आउटकम मिला। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशन में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए ऑब्जर्व करने की अपनी तरफ से रेजोल्यूशन एक तरीके से प्रमोट किया था और अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मान भी लिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया आपका कि 2023 का जो साल है इसको किस साल के तौर पे मनाया जाएगा, या फिर इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के तौर पे किस साल को डिक्लेयर किया गया है, तो वो 2023 है। और डिक्लेरेशन कहाँ पर हुआ? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटीज जो है ना वो मिलेट्स को प्रमोट करने की, वो एक स्कीम है, दैट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, पीएम पोषण जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो उस स्कीम के तहत ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। बाकी तो चीज़ें देखो, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग फूड इंटेक या फूड हैबिट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पर देखने वाली बात है कि कौन से मिलेट को ऐड किया जा सकता है। बाजरा को करना है, रागी को करना है, ज्वार को करना है, अवेलेबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी ना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि मिड डे मील स्कीम और ये जो स्कीम्स होती हैं इनमें प्रोक्योरमेंट को लेकर के, एक तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पीएम पोषण स्कीम में क्या करती है कि फूड ग्रेन की जो कॉस्ट है खरीदारी करनी है और उसका ट्रांसपोर्टेशन गोडाउन से ले जा करके और पहुंचाना है स्टेट गवर्नमेंट तक, ये कॉस्ट तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। बाकी बचा हुआ जो खर्चा है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाता है, स्टेट मशीनरी उसको अपने हिसाब से फिर इंप्लीमेंट करती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे पीएम पोषण स्कीम में कि फूड की कॉस्ट और साथ मतलब फूड ग्रेन की कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है और बचा हुआ खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को टैकल करना होता है। ठीक है, और फोर्टिफाइड राइस का जो था वो हमने कल परसों देख ही दिया था कि मिड डे मील स्कीम में फोर्टिफाइड राइस को 2023 आते आते 100% अचीव करना है कि हाँ, जब भी चावल अगर बच्चों को मिल रहा है मिड डे मील स्कीम में या फिर जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो उसके तहत भी जो बच्चों को खाना मिलता है आंगनवाड़ी में या फिर लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को अपने बेबीज को फीड करती हैं, तो उनको फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। ठीक है, और फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड कंटेंट आपको एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर आपने पहले का एक हमने एक्सप्लेन पेज डिस्कस किया था वो अगर देखा हुआ है तो आपकी हेल्प हो जाएगी, और अगर नहीं देखा है तो आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्टिफाइड राइस के बारे में एक बार पढ़ोगे गूगल करके। ठीक है, आगे चलें। फिर देखो हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे पावर मिनिस्ट्री के द्वारा अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। इससे एक तो फायदा ये होगा कि क्लीन एनर्जी के यूज को प्रमोट किया जाना, दूसरा ये कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो अचीव किया जा सके। तो बेसिकली पावर मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट अपनी तरफ से प्रपोज किया है ना, इसमें ये जो अमेंडमेंट होगा वो 2001 का एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, जिसमें यह है कि एक तो लोकल कार्बन मार्केट तैयार किया जा सके और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के कंजम्पशन को और ज़्यादा प्रमोशन दिया जा सके। ठीक है, तो यही चीज़ है मेन। और कार्बन क्रेडिट मार्केट को तैयार करने का मतलब क्या हो गया कि मान लो हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें दो का अगर एग्जाम्पल लूँ वो ए और बी। अब ए को भी कुछ अलोकेट किया कि हाँ भाई आपका इन्वेस्टमेंट इतना है, इतना बड़ा आपका प्लांट है, इतना कुछ आप करोगे तो मान लो कि आप 50 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर सकते हो। इधर बी को भी सिमिलरली यही 50 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एमिशन के लिए सर्टिफिकेट दे दिए कि हाँ चलो ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको इतना एमिशन करने के लिए अलाउ किया जाता है। पर जैसे टाइम बीतता है तो पता पड़ा कि ए ने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया और एमिशन के लिए जो अप्रूवल दिया हुआ था ना 50 टन का, उसके कंपैरिजन में ए ने केवल 35 टन ही एमिट किया ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया। तो इसके पास 15 टन का जो है पोर्शन वो तो बचा हुआ ही ना। तो ऐसे में वो क्या कर सकती है कि वो 15 टन वाला सेगमेंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, ये बेच सकता है किसको,
बी को, अगर बी का टारगेट 50 टन से ऊपर जा रहा है एमिशंस का। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कार्बन क्रेडिट सिस्टम काम करेगा इंडिया में, कार्बन मार्केट जो कि इंटरनेशनली प्रमोट किया गया था कि कैसे भी करके कार्बन, जैसे जितने भी हमने ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो जितने भी समिट हुए थे, जैसे क्योटो समिट देखा, कोपेनहेगन समिट देखा, उनमें ये चीज़ें प्रमोट की गई थी, पर वही चीज़ आउटकम कोई अच्छा नहीं निकल पाया। तो बोला लोकल लेवल पे ही कार्बन क्रेडिट सिस्टम को हम प्रमोट करेंगे, क्लीन एनर्जी कंजम्पशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, यही चीज़ है। वैसे अगर देखा जाए ना तो इंडिया में पहले से एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का जो सेगमेंट है ना, वो एक तरीके से काम कर रहा है, जो कि अभी मैंने बताया उसी तरीके से, जिसमें कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना, कार्बन एमिशंस को ऑलरेडी उसमें इम्प्लिसिटली कवर कर रखा है। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अपना जो टारगेट दिया हुआ है वो है कि 2030 आते आते इंडिया जो है वो 2005 में जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन लेवल था उसका 33 to 35% तक रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, रिड्यूस कर लेगा। और एक तो ये हो गया, और दूसरा कि 2030 आते आते इंडिया में जितनी भी पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड रहेगी ना, जिससे पावर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 40% तक तो केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी होगी, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड काम किया जाएगा। तो ये दो टारगेट्स इंडिया ने अपनी तरफ से नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज के तहत फाइनलाइज कर रखे हैं। इसके अलावा कल परसों का मतलब कुछ 5-7 दिन पहले एक और न्यूज़ देखी थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था। उसमें ये था कि जो भी पावर कंपनीज को पावर सप्लाई मिल रही है, उन सप्लाईज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एक मस्ट रन टैग लगा दिया गया था। मस्ट रन टैग किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स के लिए, कि अगर कोई टेक्निकल कंस्ट्रेंट आए तो देखो बात अलग है ना, कि काम करते टाइम पे कोई अंदर ही टेक्निकल मिस्टेक आ गई हो प्लांट में, तो एक बात अलग है। बाकी प्राइसेस को लेकर के कोई भी जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स हैं, कोई भी खरीदारी करना चाहता है, डिस्कॉम जो भी होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो केवल वो रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदने से डिनाई नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स हैं वो एक तरीके से मस्ट रन है, इनको काम करना ही होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड डिपेंडेंसी हमारी कम हो पाएगी। और कल परसों हमने एक आर्टिकल भी देखा था कि देखो एमिशन कट तो हमें करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, है ना, तो क्यों नहीं हमारा नेट कार्बन एमिशन वाला जो है उसको नेट न्यूट्रल हमने मतलब नेट कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी बेसिस पे अगर हम डेवलपमेंट करेंगे ना तो ज़्यादा फायदा है। नहीं तो फिर जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज को परेशानी हो रही है कि उन्होंने प्रोग्रेस तो कर ली फॉसिल फ्यूल बेस्ड, अब उनको यू टर्न लेना पड़ रहा है, तो हम पहले से ही हमारी प्रोग्रेस में रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करके चलेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके आगे एक छोटी सी न्यूज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो टॉप ट्रेड ऑफिशियल हैं वो देखो इंडिया की विजिट पे आ रहे हैं, जिनका नाम है कैथरीन टाई। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली ये निकल रही हैं 3 देशों के लिए, पहले तो टोक्यो, जापान, फिर सियोल दैट मीन्स साउथ कोरिया, फिर इंडिया में आएंगी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई। ठीक है, और इनके साथ में डेप्यूटी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सराय बियांची ये भी आ रहे हैं विजिट पे। तो खैर पॉइंट जो है मेन तो कैथरीन टाई से रिलेटेड था, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक एप्लीकेशन इनवाइट की गई है सेबी के चेयरमैन की पोस्ट के लिए। बेसिकली अभी जो करंट सेबी चेयरमैन है अजय त्यागी जी, इनका देखो टेन्योर फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके पहले रिक्रूटमेंट पहले से अपॉइंटमेंट करनी ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑफिशियल आप कह सकते हो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो सेबी के लिए मैंने कल आपको बोला था पढ़ना है, आप पढ़ चुके हो तो ठीक है, नहीं पढ़ चुके तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेबी के बारे में एक बार जरूर पढ़ोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं यूपीएससी का नाम क्यों लेता हूँ बार बार, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को पढ़ लिया ना, तो आपको बहुत हद तक नॉलेज हो जाएगी और इजीली आप किसी भी एग्जाम में डील कर पाओगे, क्योंकि बहुत थॉरोली कवर किया जाता है और रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से टॉपिक समझाया जाता है, और समझा हुआ टॉपिक फिर रटना नहीं पड़ता ज़्यादा, है ना। फैक्चुअल चीज़ें वो तो थोड़ी बहुत देखनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं, पर हाँ एक हद तक जब समझी हुई चीज़ें रहती हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगाने में आसानी रहती है। बेसिकली अजय त्यागी जी जो है वो आईएएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 1 मार्च 2017 को
फिर 3 साल के टेन्योर के लिए फिर इनका एक्सटेंशन मिलता चला गया। अब आप देखोगे जो सेबी के चेयरमैन की जिनकी पोस्टिंग होगी उनका टेन्योर क्या रहेगा, 5 साल या 65 साल। दैट मीन्स अभी अगर ज्वाइन करते हैं और उनकी उम्र मान लो 60 साल से कम है किसी भी इंडिविजुअल की सेबी के चेयरमैन के तौर पे, तो 5 साल के अंदर 65 साल हो पाएगा, तो उनका टेन्योर 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उनकी उम्र अभी मान लो 62-63 साल है, तो उस केस में उनके पास में टेन्योर कितना रहेगा, 62 का है तो 63, 64, 65, 3 साल का टेन्योर रहेगा। तो इन दोनों में से या तो 5 साल या 65, इन दोनों में से जो भी पहला टाइम हो जाएगा उसी टाइम पर उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और तो इतना कुछ काम का है नहीं, मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख ही लिया। और इधर आप देख सकते हो ये छोटी सी न्यूज़ हो रहा है कि जो करेंसी एसेट्स हैं वो थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। अभी 640 बिलियन डॉलर्स के लगभग हमारे यहाँ टोटल एसेट्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। और ये है कैटेगराइजेशन, फॉरेन करेंसी एसेट कितना है, गोल्ड कितना है, IMF का जो SDR है वो, या फिर रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।